नमस्ते दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच एक पॉडकास्ट का नया एपिसोड लेकर फिर आ चुका हूँ। और आज हम नीट यूजी के बारे में जानेंगे, कैसे क्रैक करें, किस तरीके से आपको कोचिंग करनी है। अगर आप कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ से प्राप्त होगा, कितना पर्याप्त होगा, किस तरीके से आप अब्रॉड से करके आ सकते हैं। जितने भी मिथ्स हैं वो बस्ट करेंगे। आइए, और जो हमारे गेस्ट हैं, आज मल्टीपल गेस्ट्स हैं, और जो गेस्ट हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। सब लोग अपनी फील्ड में, सभी लगभग डॉक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो नीट से ही एमबीबीएस कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे दर्शकों को और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखेंगे उनको अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर उदयराज सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल सहारनपुर में स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करता हूँ। और मेरी अपनी एक डायग्नोस्टिक सेंटर है बाजोरिया रोड पे ही, सहारनपुर पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी सेंटर के नाम से। डॉक्टर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर सुदर्शन पुंडीर, मैं यहाँ हकीकत नगर बड़ा चौक जगदम्बा मंदिर के सामने मेरा अपना क्लिनिक है, जिसमें मैं 3 दिन बैठता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्कॉलर रहा हूँ। बीएचएमएस मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 97 में पास आउट किया है। तो डॉक्टर साहब, जैसे नीट यूजी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो मैं सबसे पहले नीट यूजी की फुल फॉर्म जानना चाहूँगा। देखिए, नीट यूजी की जो फुल फॉर्म है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ये। डॉक्टर साहब, अगर हम नीट यूजी की बात करें, और क्योंकि प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप बिना प्रिपरेशन के लगभग नीट यूजी क्रैक करना असंभव बन चुका है बच्चों के लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हो चुका है। तो सभी पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी बहुत भ्रमित हैं इस सब को लेकर कि वो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं जानना चाहूँगा कि नीट यूजी की प्रिपरेशन एक स्टूडेंट जो है वो स्क्रैच से कब से स्टार्ट करे? देखिए, नीट यूजी के लिए जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आइडियली 11th और 12th में, क्योंकि सब्जेक्ट्स हम लोग के चेंज हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, बॉटनी जो रहती है 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं। आइडियली 11th-12th से होती है, बट आजकल बच्चे 9th ऑनवर्ड्स भी जो है 9th-10th ऑनवर्ड्स भी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आपके पर्सपेक्टिव से कौन सा बेस्ट पॉइंट है? 9th वाला बेस्ट टाइम है, या 10th के बाद वाला जो 11th-12th में बच्चे थे, या 12th के बाद वाला? ये बेसिकली देखिए, ये एक मतलब सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब मेरा अपना ये है कि 11th-12th ऑनवर्ड्स जो है तैयारी करनी चाहिए बच्चों को। जब बच्चा 11th में आए, तो जब वो पीसीबी ले या पीसीएमबी ले, एग्जैक्टली, तो वो तभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तैयारी करे। शुरू करें। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे नीट यूजी का मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशंस चेक होती हैं कि क्या मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं हूँ, या कितना परसेंटाइल उसके लिए चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कितना परसेंटाइल चाहिए एक नीट यूजी के एस्पिरेंट को क्रैक करने के लिए? हाँ, ये एक वैल्यूबल क्वेश्चन है आपका। इसमें नीट यूजी को क्वालिफाई करने के लिए 50 परसेंटाइल रिक्वायरमेंट होता है, और जो रिजर्व स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% होता है। अच्छा, मतलब जनरल के लिए 50% है, जनरल के लिए 50%, और जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनके लिए 40%। ठीक है डॉक्टर साहब। इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 40%। 40%। तो मतलब सिर्फ जनरल के लिए 50% है, ओनली जनरल के लिए 50%। 50% परसेंटाइल जनरल के लिए, और 40% एससी एसटी, Yes. ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। यस, ओनली क्वालिफाइंग। ये तो क्वालिफाइंग की बात हो गई। और अगर हम बात करें कि मार्किंग सिस्टम क्या रहता है नीट यूजी का? हाँ, मार्किंग सिस्टम देखिए, नीट यूजी पेपर में हमारे पास में 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसमें से हमें 180 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। 20 क्वेश्चंस चॉइस बेस्ड होते हैं। चॉइस बेस्ड होते हैं, और सभी क्वेश्चन अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ डिस्क्रिप्शन देना नहीं होता। और हमारा प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। ठीक है। 180 हमें सोल्व करने हैं। 720 नंबर का ये टोटल टेस्ट होता है हमारा, जिसमें हमारा अगर हम गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें -1 नंबर मिलेगा, और सही करते हैं तो +4 मिलेगा। ठीक है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। यस, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें फिर मार्किंग में ये देखा जाएगा कि आगे बच्चा जो हमारा टोटल नीट में बैठने वाले बच्चे हैं उनके ऑब्टेंड मार्क्स कितने हैं, उसके बाद ही फिर हमारे बच्चों को काउंसलिंग में सीट आवंटित होती है। ठीक है। वो गवर्नमेंट में होगी या प्राइवेट में होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो जानकारी है, अगर कोई बच्चा इस जानकारी को ग्रैब करना चाहे, तो मान लीजिए जैसे आकाश हो गया, बायजूस हो गया, इन सब के यूट्यूब चैनल्स पे ये सभी जानकारी उपलब्ध है।
पर वो पूरा कमर्शियल एक प्लेटफॉर्म है। यस मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता है। यस हो सकता है कि वो कुछ जो टीचर है उसको समझने में कुछ दिक्कत रही हो, या किसी भी प्रकार से कोई गलत जानकारी बच्चों तक पहुंचे। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे बिल्कुल एकदम जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तैयार की हैं, या जो मेडिकल साइंस ने, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने तैयार की है, वो मिल सके बच्चों को? हाँ, ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आजकल जो सर्च इंजन है वो हमें गलत जानकारियाँ देने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुका है। और भारत सरकार का भी इस पे किसी प्रकार का कोई अभी तक वो अपनी एक रोक नहीं लगा पाई कि हम बच्चे जो हमारे सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो गलत जानकारियों को किस प्रकार से पुटअप ना कर पाए उनको। तो इसके लिए सही जानकारी के, अगर हमें किसी कॉलेज की जानकारी करनी है कि ये कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसके लिए हम नेशनल मेडिकल कमीशन की साइट पर जाएं। उसकी ऑथेंटिक साइट गूगल सर्च इंजन में डालती आपको मिल जाएगी। हमें अगर अपने स्टेट की या नीट की जानकारी के लिए करना है, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें जो NTA है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी साइट पर जा करके जानकारी करनी चाहिए। हमें स्टेट के अगर अपने कॉलेजेस की जानकारी करनी है कि किसमें कितनी सीट है, काउंसलिंग जब हम करेंगे उसमें किस प्रकार का आवंटन रहेगा, किसकी रैंक पिछले साल किस पे कट ऑफ क्या रही थी, वो कर सकते हैं हम DGME, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन लखनऊ। हर स्टेट की DGME साइट उसकी राजधानी या जो भी उनका बड़ा कोई सिटी होता है उसके नाम से रजिस्टर्ड होती है। जैसे हमारे डॉक्टर पास आउट करने के बाद में मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, इसी प्रकार हमारा एक सेंटर एजुकेशन के लिए DGME होता है। ठीक है, तो DGME पे मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश की अलग है, और तो हो सकता है बिहार की अलग हो, महाराष्ट्र की अलग हो, सबकी अलग सबकी अलग अलग होती है। तो अगर हमें स्टेट में एडमिशन लेना है तो हमें उस पर्टिकुलर स्टेट की DGME पे Yes. रजिस्टर करना जरूरी है। यस, उसमें बच्चे को करना ये है कि आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ नीड्स, तो इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमें DGME में कराना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है। और पात्रता हमें ये देखनी पड़ेगी कि ऑब्टेन मार्क्स हमारे कितने हैं। अगर हमारे वो गवर्नमेंट में हमको लगता है कि हमारे मार्क्स हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जा सकते हैं, तो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो वहाँ की सर्टिफाइड फीस है वो जमा करके DGME के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और हमें लगता है कि हमारी रैंक कितनी है, हमें प्राइवेट अच्छे कॉलेज आवंटित हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या अदर स्टेट के अंदर, तो वहाँ उसकी निर्धारित जो फीस है वो फीस जमा करके हम उसमें DGME के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी DGME के यहाँ अदर स्टेट में भी जाना चाहते हैं, हम काउंसलिंग के पात्र नहीं होंगे, भले ही हमारे 720 में से 720 मार्क हो। तो मतलब आप काउंसलिंग आउट हो जाएंगे अगर Yes. आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन हम काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अभी एक और चीज़ आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि PCM या PCMB वाले बच्चे अब एलिजिबल हैं MBBS करने के। हाँ, अभी जब नीट स्टार्ट हुआ था उसमें क्या था, हमारा जो स्टेम होता है PCM+B, बायोलॉजी भी वो बच्चे लेते थे बिल्कुल। उस सब्जेक्ट में, चॉइस में, तो उनको PCM उनका मेन स्टेम माना जाता था। और DGME ने और नीट ने ये बोल करके उनको मना कर दिया था कि आपका जो फर्स्ट स्टेम है, चॉइस स्टेम है, वो आपका मैथमेटिक्स वाला है, यानी कि इंजीनियरिंग वाला है, तो इसलिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जो बायोलॉजी है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार उसमें डिसीजन दिया है। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो इस बार लागू हो जाएगा या अगले साल लागू होगा। उन्होंने ये दिया है कि जो बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या कुछ बच्चे जो नेशनल ओपन स्कूल से बायोलॉजी से एक सब्जेक्ट से पास कर लेते हैं, वो बच्चे इसके लिए अर्ह होंगे, वो भी पात्र होंगे। मतलब वो अब एलिजिबल हैं Yes, कि वो yes. MBBS कर सकें। NIOS वाले एलिजिबल हैं, PCM+B वाले बायोलॉजी वाले वो इस साल से एलिजिबल होंगे या अगले साल होंगे। डिसीजन उनके पक्ष में आ चुका है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं दूसरे डॉक्टर्स को अब इनवाइट करना चाहूँगा। जो डॉक्टर्स हैं वो जिस जिस फील्ड में एकदम प्रोमिनेंट माने जाते हैं, उन्हीं डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया है। तो अभी हमारे साथ 2 डॉक्टर्स नए जुड़े हैं, और जो 2 डॉक्टर्स हैं वो एकदम कॉलेजेस की सीट्स, कैसे कॉलेजेस की सीट्स डिवाइड होती हैं, किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, इन सब के एकदम प्रोमिनेंट माने जाते हैं इस फील्ड में। तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। आइए डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह चौहान, मैं MGM इंदौर से पास आउट हूँ। और वैसे तो कई सारी फील्ड्स में और मेडिकल लाइन में बहुत सारा काम करा है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, लेकिन लास्ट अपनी डेजिग्नेशन जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर इन सेंट्रल जेल इंदौर। सेंट्रल जेल इंदौर। तो आपका मतलब काफ़ी लंबे समय तक कैदियों को आपने ट्रीटमेंट दिया है। तो सबसे खतरनाक कैदी कौन सा मिला आपको अब तक? सारे कैदी खतरनाक। सारे खतरनाक होते हैं।
तो और डॉक्टर साहब आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर समीर सिद्दीकी, मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज अर्बन पीएचसी सहारनपुर में पोस्टेड हूँ। मैंने अपनी यूजी हिमाचल प्रदेश से करी है। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि हमारे टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? इसमें दो कॉलेज आते हैं। एक तो आपने प्राइवेट का पूछा है, प्राइवेट में हमारे पास टॉप आ जाते हैं। एक तो मणिपाल होता है, एक डीवाई पाटिल है पुणे में, और एक है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में। तो ये टॉप मोस्ट माने जाते हैं प्राइवेट। ठीक है, और अगर हम यहीं पे ही गवर्नमेंट की बात करें तो? गवर्नमेंट में हमारे पास मोस्ट प्रेस्टिजियस तो हमारा एम्स है। एम्स के बाद हमारे पास जो टेंडेंसी होती है लोगों की पिक करने की, वो दिल्ली होती है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है पूरे हमारे इंडिया का। तो इसीलिए वो टॉप मोस्ट कॉलेज में दिल्ली का आता है, जिसमें मौलाना आज़ाद है। हम अब अगर यूपी की बात करें, उसमें हमारा KGMC आ जाता है। अगर हमारे हिमाचल की बात करते हैं तो उसमें IGMC आ जाता है। ऐसे वेरियस स्टेट्स के अलग स्टेट अलग वाइज अलग अलग स्टेट वाइज कॉलेजेस। डिफर करते हैं, स्टेट वाइज डिफर करते हैं। हाँ जी। तो अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में सबसे बेस्ट एम्स कौन सा है? एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली बेस्ट एम्स। माना जाता है। और एम्स में ये है कि आप इंडिया का ही नहीं, एशिया का बेस्ट कॉलेज है एम्स। मेडिकल साइंस के लिए Medical एशिया का sciences। बेस्ट कॉलेज है एम्स। बेस्ट। ठीक है, और अगर हम फीस की बात करें तो एम्स की फीस कितनी रहती है? एम्स की फीस अराउंड अबाउट 5,000 to 7,000 वेरी करती है, ट्यूशन फीस? ट्यूशन फीस ठीक है। पर एनम। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अराउंड 40 to 50 होवर करती है। और अगर हम यहीं पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करें? प्राइवेट कॉलेजेस की वो लैक्स में होती है, किसी की वेरी ये भी वेरी ये भी वेरी करता है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज वेरी। स्टेट वाइज अगर एक थोड़ा सा एस्टिमेट लेके चलें तो 8 लाख से 15 लाख तक मिनिमम होता है। हर स्टेट में अलग अलग होता है, हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब वो कितनी भी हो सकती है? हाँ। बिटवीन 8 lakhs एंड 15 lakhs। ट्यूशन फीस हो गई, फिर उसके बाद उनकी हॉस्टल फीस और अलग अलग चार्जेस करके वो 1 ईयर का करीब अराउंड 18 to 20 लाख तो करते ही करते हैं। ओके, तो ये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत अगर बड़ा हम amount है, बहुत बड़ा। गवर्नमेंट से कंपेयर करें इसको Government तो। गवर्नमेंट से करें तो मतलब 80 to आई गेस 1 करोड़ 1 CR राउंड अबाउट। पूरा। और अगर हम एम्स को छोड़ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वो 40 से 50,000 40, है। 50, 60 मतलब अगर हम हर चीज़ भी इंक्लूड कर दें तो मोस्टली 70 to 80,000 जाएगी, 70 अगर हम एग्जाम फीस वगैरह सब इंक्लूड सब कर मिला सब सारे। इतना ही होता। दें। तो मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और अगर हम इसी बीच में बात करें गवर्नमेंट सीट्स की कि गवर्नमेंट कितनी सीट्स देती है, ऑफिशियली जो एम्स हैं, एम्स के अंदर कितनी सीट्स होती हैं एम्स के अंदर टोटली आई गेस 100 सीट्स होती हैं। ऑल ओवर इंडिया? नहीं, जो दिल्ली का एम्स जो दिल्ली एम्स है। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास 7 to 8 एम्स हैं। मतलब नीट में जिसकी रैंक 1 से 100 तक आएगी उसको एम्स दिल्ली उसको एम्स दिल्ली मिले। मिल सकता है बेसिकली। हो सकता है कि उससे ज़्यादा वालों को मिल जाए। वो उससे डिवाइड वो डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज और आपकी रैंक वाइज। ठीक है, और अगर हम यही बात मतलब प्राइवेट्स की बात करें कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स होती हैं? प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल गवर्नमेंट मेडिकल जो सीट्स हैं, जो मेडिकल सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला के, वो अराउंड 1 लाख प्लस जाती हैं ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। और उसमें 50-50 या 45-55 ऐसा रेशो रहता है। 50,000 करीब गवर्नमेंट सीट्स हैं और 50,000 ही प्राइवेट सीट्स। प्राइवेट सीट्स। तो इसमें हम स्टेट वाइज सीट का आवंटन अलग अलग है क्या? मतलब जो ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा सीट्स हों। वो डिपेंड करता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। अब यूपी में हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर हम यूपी से हिमाचल को कंपेयर करें तो हिमाचल में हमारे पास शुरू में तो 2 ही थे मेडिकल कॉलेजेस, अब हिमाचल में भी 5 मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड उसमें आता है कि मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सीट्स भी उत्तर प्रदेश में ही होंगी सीट्स लगभग। भी उत्तर प्रदेश में। तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो वो प्रोड्यूस करने वाली स्टेट उत्तर प्रदेश है इंडिया में। उत्तर प्रदेश। कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, बट Maybe साउथ भी हो सकता है। हाँ साउथ भी है, बट अमंग टॉप जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी वो उत्तर प्रदेश आता है अमंग उसमें। ठीक है, 1 to 10 अगर कैटेगराइज करें। ठीक। तो बेसिकली अगर हम एक कंपैरिजन करें गवर्नमेंट कॉलेजेस का और प्राइवेट कॉलेजेस का तो आप किसको बेटर मानते हैं? क्योंकि अगर हम फीस वाइज देखें तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में इक्वल होता है। बस जो हमारा डिवाइडिंग फैक्टर होता है वो फाइनेंशियल होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा होती है, इसलिए हर कोई से अफोर्ड नहीं कर पाता। गवर्नमेंट में ऑन दी अदर हैंड अगर आप डिजर्व करते हैं, आपने अपनी मेहनत करी है, तो आप गवर्नमेंट ईजीली पिक कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही अच्छे होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, बस उसमें एक फ़ीस का फैक्टर होता है। पर वो भी अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, आप प्राइवेट के लिए जा सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते होंगे जो प्राइवेट में वो गवर्नमेंट से भी अच्छी फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट से भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ ऐसे ना आई गेस ऐसे सिर्फ जो है बहुत ही कम है। कम है पर है, ऐसा नहीं है। जैसे Private- मणिपाल की बात करें, हाँ, डीवाई government- पाटिल की बात जैसे करें। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वहाँ
पे एक तो फैकल्टी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है, और उसके बाद जो पेशेंट लोड है जहाँ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपका प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पेशेंट्स कहाँ से लाएंगे, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कई सारे ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन बहुत बड़े बड़े हैं, उनके पास पेशेंट नहीं है, अब वहाँ पेशेंट कैसे जाएगा। आपको इन हैंड अगर आपको एक बेचारा जो गरीब तबके का है, ऐसी ऐसी डिजीज़ है जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, वो आपको गवर्नमेंट में मिलेगी। आपको सीखना ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट में सीखने को मिलता है, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम डिसीज़ और पेशेंट लोड के हिसाब से देखें, अगर आप इनहेंस अपनी स्किल्स को जहाँ पे अपने कर skills सकते हैं आप तो वो आप बेसिकली गवर्नमेंट में आप ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्योंकि उतना लोड नहीं होगा, एक झिझक रहती है आदमी के अंदर कि मैं प्राइवेट को अफोर्ड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो थोड़ा हो तो वो सकता है कि differ पेशेंट हो वो जाता डिफ़र करता है बेसिकली। तो डॉक्टर साहब, इन्फॉर्मेशन काफ़ी वो रही, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच दो नए डॉक्टर्स हैं और उन दोनों डॉक्टर्स, मैं कहना चाहूँगा कि वो कोचिंग के एकदम से प्रोमिनेंट है, कोचिंग एक्सपर्ट्स हैं। और हालांकि उनका टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ और अपनी कोचिंग लाइफ के दौरान महसूस किया है वो अब हम लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ पुंडीर है। मैं नानुत्ते से हूँ और मैंने अपनी MBBS 2023 में पास आउट की है। मैं चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से पास आउट हूँ। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं अर्बन हेल्थ सेंटर साकेत कॉलोनी पर डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर साहब, आप? मेरा नाम डॉक्टर शुभांग वशिष्ठ है। मैं अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर ब्रजेश नगर में कार्यरत हूँ हाल फिलहाल। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप लोगों ने मतलब MBBS कंप्लीट किया है, तो आप लोगों ने भी कोचिंग कहीं ना कहीं से ली होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है? देखो, मेरे टाइम पे जब मैंने की थी कोचिंग तो उस टाइम पे ऑनलाइन का इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ गई हैं। PWD आ गया, फिजिक्स वाला आ गया, वो सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। लेकिन पहले हमारे पास हम लोग एलन जाते थे कोटा पढ़ने और आकाश जाते थे दिल्ली पढ़ने। लेकिन मेरे हिसाब से एलन कोटा सबसे फाइनेस्ट कोचिंग है, सबसे अच्छा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और मैं कहना चाहूँगा ऑफलाइन कोचिंग बेटर है ऑनलाइन से। ऑफलाइन कोचिंग बेटर है ऑनलाइन से, ठीक है। तो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा क्या डिफरेंस आपने देखा कि आपको लगा कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी तबके के लोग ऐसे हों कि वो ऑफलाइन कोचिंग ना अफोर्ड कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी चीप भी है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो वो ऑफलाइन से काफ़ी चीप है ऑनलाइन कोचिंग। तो ऐसा क्या डिफरेंस आपने मेजरली? एक्चुअली वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो कहाँ पढ़ना चाहता है। अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा ऑफलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं आता किसी भी उसमें। जो पढ़ने वाला वो निकाल ही लेगा, वो निकाल लेगा एट लास्ट। निकाल लेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी बेस्ट कोचिंग्स कौन सी हैं हमारे देश में जो नीट के लिए आपको प्रिपेयर करा रही हैं? काफ़ी सारी हैं। एक प्रेप लेटर हो गया, डैम्स हो गया, बायजूस हो गया, और भी काफ़ी सारी हैं। आप डॉक्टर साहब? एलन कोटा और आकाश अपना साउथ एक्स दिल्ली। आकाश साउथ एक्स दिल्ली, ठीक है। डैम्स में या देहरादून में। डैम्स देहरादून में है। तो मतलब बेसिकली ये कुछ बेस्ट कोचिंग्स हैं जो नीट के फाइनेस्ट बच्चे प्रिपेयर कर रही है। एक बंसल क्लासेस करके है, वो किस हद तक कारगर है? इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। वो इंजीनियरिंग के engineering लिए, के लिए बट वो भी मेडिकल्स को प्रिपेयर कराने लगे। मेडिकल्स को प्रिपेयर कराते हैं बट वो बेसिकली बीटेक के लिए ज़्यादा। मतलब ये तो कोचिंग की बात हो गई, पर मान लीजिए मेरा मन है कि मैं बिना कोचिंग लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ नीट यूजी का एग्ज़ाम, तो बिना कोचिंग लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चा अपनी 10th 11th 12th को NCERT पढ़े, NCERT बायोलॉजी, NCERT केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़े तो एक हमारा बेस बनता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद ना हमें आप 720 में से 400 नंबर ले आओगे, 450 ले आओगे आराम से। लेकिन अगर हमको अच्छा कंपटीशन देना है तो आपको बाहर से थोड़ा सा ना बहुत आगे निकलना पड़ेगा। आपको बच्चों को देखना पड़ेगा क्या पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें बहुत प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं। और इसलिए कोचिंग तो करना ही यूट्यूब से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी हेल्प मतलब यूट्यूब बेस्ड जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते काफ़ी हैं इसमें टॉपिक्स आपके लिए, उसमें डिस्कस हो जाते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसी बुक्स जो आपकी तैयारी के दौरान जो बिल्कुल एकदम आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स रही हों, कुछ ऐसी बुक्स आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? NCERT बेसिकली आप कह रहे हैं कि 12th तक की जो NCERT है, बिल्कुल। 11th वो 12th NCERT। 11th 12th NCERT। थरोली पढ़ो उनको, उनमें से ही सब कवर होता है। और अगर हम यहीं पे कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में
कितना पैसा एक बच्चे की नीट की कोचिंग में लग जाता है? अगर वो नीट की कोचिंग लेना चाहे तो कितना पैसा वो चाहिए कि उसके माँ बाप इतना अमाउंट पहले से ही प्रिपेयर करके रखें? डिपेंड करेगा ऑनलाइन है कि ऑफलाइन क्लास है। अगर ऑफलाइन है तो 1 to 1.5 लाख वहाँ के रहने खाने का खर्चा, और फिर कोचिंग का खर्चा 1 लाख तो कोचिंग वाले ही लेते हैं, फिर वहाँ पे रहने खाने का खर्चा। तो डिपेंड करता है कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। तो अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो समवेयर अराउंड 2 to 2.5 लैक्स, मिनिमम 1.5 वन तो है ही है। मिनिमम 1.5 लैक्स तो है ही है मतलब। बिल्कुल। बिल्कुल। और यहीं अगर हम ऑफलाइन में जाएं तो ऑनलाइन में जाएं तो ऑनलाइन में कोचिंग थोड़ा ही वेरी करता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही वेरी करता है। मतलब फिर भी एक लमसम अमाउंट अगर हम 50,000। 50,000, ये सिर्फ कोचिंग फीस है। और जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप घर पर ही रहेंगे तो कुछ वैसी फीस तो वैसा है ही कोई नहीं। खर्चा नहीं। तो ये भी अगर हम देखें तो एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, आपने कोचिंग कोटा से की थी शायद, तो क्या कोटा जाना वर्थ इट है बच्चों के लिए कोचिंग करने के लिए? मेरे लिए तो यस। आपके लिए यस, और डॉक्टर साहब आपके बिल्कुल। बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पे आपको एटमोसफेयर अच्छा मिलता है। एटमॉस्फेयर मिलता है, हमको पता लगता है कि कौन बच्चा पंजाब से है, कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना Exposure आगे भी मिलता है एक्सपोजर बच्चे मिलता है हमें। एक्सपोजर मिलता है। कंपटीशन चाहिए हमको। आपको पता चलता है कि आपको अगर नीट निकालना है तो जो आपके साइड में बैठा है उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपको उससे आगे जाना है। उससे हाँ, आगे नहीं। बस वही रहता है। और ऑनलाइन में आपको ये पता नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा इतना मतलब आप कट ऑफ हो जाएंगे बेसिकली पूरी सोसाइटी से अगर हम बात करें। डिस्ट्रैक्शन हो जाती है थोड़ी ना। ये तो है। तो मतलब कोटा जाना और जितनी भी मेगा सिटीज़ हैं जो ऑफलाइन कोचिंग्स करा रही हैं तो वहाँ पे जाना वर्थ इट है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे दर्शकों को आपका ये बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ 2 नए डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं और उनका इंट्रोडक्शन एक अपने आप में यूनिक है, क्योंकि जो हमारे प्रशांत भैया हैं उन्हीं ने आज ये जो वीडियो है और सभी डॉक्टर्स को हमारे लिए उपलब्ध कराया है, आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। तो मैं जो उनका इंट्रोडक्शन है वो आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आश्रय गर्ग है। मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद पे नियुक्त हूँ और मैंने अपनी MBBS तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से कंप्लीट की है। किस ईयर में कंप्लीट हुई? मैंने 2014 में वहाँ पे एडमिशन लिया था, 2020 में वहाँ से कंप्लीट करा। प्रशांत भैया, आप? मैं प्रशांत पुंडीर, मैंने फार्मेसी की है रुड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, और 10 साल से मैं लगभग अर्बन PSC पे कार्यरत हूँ, और फिलहाल डॉक्टर साहब मेरे बॉस हैं और हम दोनों यहाँ आज एक साथ हैं। बिल्कुल। ये आज की जो वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं पॉडकास्ट, ये स्वर्गीय महावीर सिंह राणा मेमोरियल पुस्तकालय सेवा संस्थान सहारनपुर के माध्यम से हम लोगों ने कराई है। दरअसल हम चाहते थे कि जो अपने बच्चे देहात क्षेत्र के हैं वो इस विषय की तरफ जागरूक हों, नीट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉक्टर बने, जिनकी भी रुचि है, और जिनके अंदर रुचि नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर एक रुचि पैदा हो। इसलिए आज सभी डॉक्टर्स, जिनका हम सब बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, ये सब यहाँ पर आए हैं, इन्होंने बहुत कीमती समय दिया है। तो डॉक्टर साहब इसमें बताएंगे आगे आपको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने नीट दिया और मेरा इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैं चाहता हूँ कि मैं अब्रॉड से MBBS करूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा? अच्छा, देखिए ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए तो उसके दो कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज तो होगा कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल। और दूसरा उसमें कॉज होगा कि आपका यहाँ पे प्राइवेट में सिलेक्शन हो रहा था लेकिन उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपको सीट ड्रॉप करनी पड़ी। बिल्कुल। तो उस केस में आपको अगर MBBS करनी ही करनी है तो आप फॉरेन में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे नीट देते हैं तो यही नीट का डाटा वहाँ पे शिफ्ट होता है। ठीक है। इसी नीट के नंबर पे वहाँ पे एडमिशन होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है कुछ कॉलेजेस में। बिल्कुल। और वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आपको पता है कि कुछ कॉलेजेस यहाँ पे हैं प्राइवेट के जिसमें 1 CR से लेके 1.5 CR तक का बजट भी जाता है। बिल्कुल। अब आपके पास प्राइवेट में वो फीस का बजट नहीं है। तो फॉरेन में यही MBBS जो है ये आपकी 10 लाख से लेके 50 लाख तक के पैकेज में कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर हम बेसिकली देखें कि फीस स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा एक बदलाव है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें अब्रॉड से MBBS करने की, तो क्या वो वर्थ है? देखिए आज के टाइम पे MBBS जो है वो अपने आप में फुल्ली फंक्शनल नहीं है। आपको
आगे जाके एमडी करनी पड़ेगी या एमएस करनी पड़ेगी, आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। और फिर उसके बाद एमसीएच और डीएम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो सिर्फ एमबीबीएस करना, मेरा मानना है कि आपको एक बेसिक डिग्री तो चाहिए आगे काम करने के लिए। और टाइम इतना ज़्यादा लगता है इन डिग्रीज के अंदर कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ड्रॉप ईयर देके। तो मानना मेरा यही है कि आपको अगर फॉरेन से सीट मिल रही है और आप वहाँ से अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप फॉरेन से एमबीबीएस कीजिए। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना आता है कि यहाँ से जब आप एमबीबीएस करते हैं तो 4.5 साल की आपकी एमबीबीएस होती है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो आपका पूरा कोर्स जो है वो 5.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यही एमबीबीएस की डिग्री जब आप फॉरेन से करते हैं तो वो 6 साल का कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में वो आपको वहाँ की बेसिक लैंग्वेज सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूक्रेन से कर रहे हैं, आप रशिया से कर रहे हैं, आप बांग्लादेश से कर रहे हैं, आप चाइना से कर रहे हैं, तो ये सब अपनी बेसिक लैंग्वेज जो है वो सिखाते हैं फर्स्ट ईयर में। उसी का एग्ज़ाम भी होता है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ की लैंग्वेज भी आ गई, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेम सब्जेक्ट्स वहाँ पे भी रहते हैं, सेम टीचिंग्स रहनी है, सेम जितना भी डाटा है ये सेम वहाँ पे सिखाया जाएगा। बस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो वो स्ट्रेच करके 6 साल का हो जाता है। तो 6 साल के बाद जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करके, मान लीजिए मैंने ही यूक्रेन से कंप्लीट करी है, उसके बाद जब आप इंडिया में आएंगे तो क्या आप आने के साथ ही एकदम से प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होंगे या आपको कोई यहाँ पे भी कोई एग्जाम करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे आके आप डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक्चुअली जितने भी आपके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनको इंडिया में आने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं FMGE। FMGE, हाँ जी, ठीक है। तो ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है। ये 300 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर आपका 300 नंबर का होता है और 300 ही इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जिसमें आपका सही आंसर का +1 मार्किंग होती है और रॉन्ग आंसर का आपका कोई कटता नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं ये 150 होते हैं। आपको बस वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है। अगर आपके 150 भी आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइड है, 151 भी है तो भी आप क्वालिफाइड है। जैसे ही आपने वो क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ से 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, तब जाके आपको यहाँ का लाइसेंस मिलता है। तो मतलब आप जब 6 साल के बाद वहाँ से वापस आएंगे तब आपको कुछ समय उसकी प्रिपरेशन में लगाना पड़ेगा जी। फिर आप प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है इंडिया में, तब जाके आप एलिजिबल। तो मतलब ये पूरा होल प्रोसेस वो लाइक 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में FMG का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। अच्छा। तो हर 6 महीने में कंडक्ट होगा। बिल्कुल। तो हर 6 महीने में कंडक्ट हो रहा है अगर, और आप वहाँ से अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो कंप्लीट करने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली जब आपका कंप्लीट होता है तो उसी वक्त कोई ना कोई एग्ज़ाम 1-2 महीने में कंडक्ट होगा। ठीक है। जब हर 6 महीने में कंडक्ट हो रहा है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वालिफाई करते ही आपका अगले दिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होकर इंटर्नशिप जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर 6 साल हो रहा है तो मैं उसको 7.5 तक स्ट्रेच कर सकते हैं बस। ठीक है। तो मतलब फिर भी 5.5 से 7.5 साल लगा और बिल्कुल बिल्कुल बिग डिफरेंस। हाँ जी। तो अगर आपकी फीस कम है तो आपको टाइम तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम फीस डिफरेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडियन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इतनी ज़्यादा फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं और जो अब्रॉड के कॉलेजेस हैं वो इतना लेस क्यों फीस चार्ज कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? एक्चुअली वहाँ पे फीस तो उतनी ही है। अगर कोई वहाँ का कैंडिडेट होता है और वो वहीं की वहीं ज्वाइन करता है, बिल्कुल, तो उनकी फ़ीस वही रहती है जो उनकी पर्सनल है। लेकिन जब इंडिया का कैंडिडेट यहाँ से जाता है तो उसको उसके नंबर के बेसिस पे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, तो उसके नंबर के बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप मिलती है। इसलिए जो वहाँ की फ़ीस है वो कभी भी फिक्स नहीं रहती, हर बच्चे के लिए एक अलग फ़ीस रहती है। अच्छा, मतलब हाँ। आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी फीस डिसाइड होगी। बिल्कुल। और सेम गोज़ फॉर इंडिया। इंडिया में MBBS जल्दी हो जाती है, इसलिए बहुत सारे फॉरेन से क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे फॉरेन से बच्चे यहाँ पे आते हैं MBBS करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अभी एक नई कंट्री बहुत तेज़ी से MBBS कराने के लिए, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से उसने कम्पीट किया है, जैसे बांग्लादेश है जो हमारी नेबरिंग कंट्री है। और इस टाइम पे बांग्लादेश में अगर देखेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हुआ है। तो क्या बांग्लादेश इतना कैपेबल है कि वो एक अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सके और मतलब इंडियन एम्स के टक्कर के वो डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है? क्या बांग्लादेश इतना कैपेबल है? नहीं, ये मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया ये दे देता हूँ कि इंडिया में जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी इतनी डिमांड है फॉरेन में कि सब चाहते हैं कि उनके यहाँ बेसिक जो स्टाफ रहे वो इंडियन रहे, और इसलिए वो उनको पेमेंट भी ज़्यादा देते हैं।
सेम गोज फॉर फॉरेन से जितने भी MBBS करके जब यहाँ पे आते हैं, मैंने बहुत सब मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैं बात करता हूँ तो मेरे को इतना ही बताते हैं कि हमको वहाँ पे उतना हैंड्स ऑन नहीं मिला। हमारी जितनी भी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हुई हैं या पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ, वो बस दिखाने के लिए हुआ, हमें इतना हैंड्स ऑन नहीं मिला, हमें इतना काम नहीं मिला सीखने के लिए। इंडिया में क्या है कि पेशेंट लोड इतना ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा खुले हुए हैं कि आपके पास पेशेंट लोड भरपूर है। जितना ज़्यादा पेशेंट लोड आपको यहाँ पे मिल सकता है, जितना हैंड्स ऑन यहाँ मिल सकता है, फॉरेन में उतना नहीं मिल सकता। तो क्वालिटी तो इंडिया की ही बेस्ट है। क्वालिटी इंडिया की बेस्ट है, मतलब बेसिकली अगर आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है तो इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड। बिल्कुल। ओके, तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत मतलब बहुत अच्छी आपने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमारे बच्चों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए जो भी देख रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने समय निकालकर इस पॉडकास्ट के अंत में जो हमारे दो बहुत ही उम्र दराज जो डॉक्टर्स हैं वो आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहेंगे और एक मोटिवेशनल स्पीच आप उन्हें कह सकते हैं वो आपको देना चाहेंगे अपने इंट्रोडक्शन के साथ। डॉक्टर साहब, आपका नाम व आपका डेजिग्नेशन जो भी रहा है। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह पुंडीर, गांव मेरा दरियापुर है, सोना अर्जुनपुर। 75 में मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया था। उसके बाद मैंने इंटर और बीएससी और CPMT की तैयारी मेरिट से की है। 81 में मेरा आगरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, वहाँ से मैंने MBBS किया। वहीं से उसके बाद मैंने DCH किया, चाइल्ड हेल्थ में डिप्लोमा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था मुरादाबाद में, और मैं 2021 में CMO बदायूं के पद से रिटायर हुआ था। ठीक, आज की तारीख में मैं जिला महिला अस्पताल में एज ए पीडियाट्रिशियन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कार्यरत हूँ। मेरी एक क्लिनिक ननौता में चलती है जिसमें मैं पार्ट टाइम शाम के समय 2 घंटे 3 घंटे के लिए अल्टरनेट डे जाता हूँ। डॉक्टर साहब आपका इंट्रोडक्शन। डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह हूँ और मैंने गुरुकुल हरिद्वार से जो है BMS पास आउट किया और 81 से मैं यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपका बहुत बड़ा एक जीवन आपने मेडिकल साइंस में गुजार दिया है, तो आप जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हमारे जो होने जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप अपने बच्चे को एक तो हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ उनके साथ टॉक करें, जब भी करें वार्ता करें। जो परिवार में, रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में जो भी अच्छे बच्चे जिनके निकलते हैं, केवल उन बच्चों के बारे में उनके बारे में बताएं, न कि उन बच्चों के बारे में जो बच्चे खुद अपना भविष्य अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे बच्चों के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बच्चा अगर क्लास में जाएगा तो अच्छा मार्क्स लाएगा और वो का। दूसरा, और मैं इसी में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एग्ज़ाम में पास होना और कंपटीशन में सेलेक्ट होना तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। अगर आप 50 बच्चे अपने क्लास में पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 2 या 4 बच्चे रुकेंगे, बाकी सब पास हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है, जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, उस समय बड़ा टफ हो जाता है। तो उन बच्चों को शुरू से ही, उन बच्चों के पेरेंट्स को विशेष तौर से इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा जब कंपटीशन में बैठेगा तो उससे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना होगा। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए बच्चे के साथ साथ उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को ज़रूरत है। आज के हमारे सब पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। हमारे टाइम में ऐसी स्थिति नहीं थी। जब मैंने 81 में मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस ली, 75 में हाई स्कूल पास किया, उस समय पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज के पेरेंट्स सब जानते हैं। बस मेरा उन पेरेंट्स से यही निवेदन है कि बच्चों पर बर्डन मत डालें। ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर ही बनाएंगे। अगर उसका भविष्य दूसरी लाइन में लिखा हुआ है तो और भी अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में जाना चाहता है, उस बच्चे को पढ़ाई के लिए जाना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती उसको आप मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या किसी और में भेज रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई अच्छी है, मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे भी वो हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। बहुत लंबा समय लग जाता है। आपको जो है पहले CPMT की नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। नीट के बाद आप MPBS में एंट्रेंस लेंगे, 5.5 साल का आपका कोर्स होगा। फिर उससे बड़ा बर्डन बच्चे के पास आ जाता है कि वो PG के लिए तैयारी करता है। फिर वो 1-2 साल PG की तैयारी करता है। फिर उसके बाद 3 साल का उसके लिए कोर्स आ जाता है कि वो MD MS कुछ भी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। अब उससे भी काम नहीं चल रहा। हमारा समय अलग था। आज के वक्त में फिर बच्चे DM और MCH की तरफ को भागते हैं, तो इसलिए बहुत लंबा पीरियड है। मैं उन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहूँगा कि बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इतने लंबे समय तक पढ़ा सकते हैं। नहीं पढ़ा सकते, बच्चा तो पढ़ेगा ठीक है, लेकिन माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे के साथ इतने लंबे समय तक वेट करें। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आपका।
और प्रशांत भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्गीय महावीर सिंह राणा मेमोरियल और पुस्तकालय, जो कि सहारनपुर के आवास विकास में स्थित है। अगर आपको इतिहास में रुचि है, बेसिकली राजपूत इतिहास में आपको रुचि है, तो आप उस पुस्तकालय पे जा सकते हैं। प्रशांत भैया का नंबर हम वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मेंशन कर देंगे। प्रशांत भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहाँ पे आइए और इतिहास पढ़िए, जानकारी लीजिए इतिहास के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।